नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक यह पहुंच सके और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर कमेंट में बताएं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, P 15 दिनों में एक काम को कर सकता है और Q इसे 20 दिनों में कर सकता है। R की मदद से वे कार्य को 5 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। R अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? देखो, हमें क्या गिवन है यहाँ पे? हमें गिवन है P काम को करता है 15 दिनों में और Q करता है इसको 20 दिनों में। अब बोल रहा है कि R की मदद से वे कार्य को 5 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, यानी कि P प्लस Q प्लस R काम को कर देते हैं 5 दिनों में। अब क्या करना होता है हमें? हम करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब P जब 15 दिनों में करता है और टोटल वर्क है हमारे पास 60, तो P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 चौक 60। और इसी तरह से Q की कितनी आ जाएगी? 20 तिया 60। और P प्लस Q प्लस R तीनों की कितनी आ जाएगी? 12 पंजू 60, है ना। यानी कि अगर जब P की एफिशिएंसी 4 है, Q की एफिशिएंसी 3 है और P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी 12 है, तो मैं अकेले R की निकाल सकता हूँ। अकेले R की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो टोटल एफिशिएंसी है उसमें से P और Q की घटा दूंगा। टोटल है हमारे पास 12 और P और Q की कितनी है? 4 और 3 7, यानी कि 5। R की एफिशिएंसी क्या आ गई यहाँ से? 5। टोटल वर्क है यहाँ पे 60 और R की एफिशिएंसी है 5। पूछा क्या है? R अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो R कर सकता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। कितने पे जाएगा? 12 पे। यानी कि R उस अकेले कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 350 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन क्रमशः 21 सेकंड और 36 सेकंड में से एक निश्चित लंबाई के एक खंभे और प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? हमें दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई है 350 मीटर और खंबे को कितने टाइम में क्रॉस करती है? वो 21 सेकंड, है ना। खंबे को करती है 21 सेकंड में, ठीक है। यानी कि मान लो ये कोई खंबा है और ये है ट्रेन। जब ट्रेन इस खंबे को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? यानी कि जो ट्रेन की खुद की लंबाई है वही तो उसकी डिस्टेंस होगी ना। ट्रेन की लंबाई है 350 और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। अब डिस्टेंस है हमारे पास 350, टाइम हमें दे रखा है 21 सेकंड, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ से? यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जब मैं स्पीड निकालूंगा यहाँ से ट्रेन की, तो डिस्टेंस है हमारे पास 350 और टाइम क्या है? 21 सेकंड। ये आ गई। कितने बजा रहा है? 7 तिया 21, 7 पंजे 35, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? ये आ गई ट्रेन की स्पीड, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। 350 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने टाइम में? 36 सेकंड में। अब देखो, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ट्रेन की तो है ही, ट्रेन तो है 350 मीटर, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। स्पीड हमारे पास आ गई, स्पीड आ गई 50/3, 50/3 और टाइम हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है उसने, टाइम दे रखा है 36 सेकंड, तो 36 सेकंड इसकी इक्वल आ गई। अब क्या लिख सकता हूँ? 350 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 50/3, है ना। ये कितने में जाएगा? 12 पे, 12 पंजे 60, यानी कि 600। और x क्या लिख सकता हूँ? 600 माइनस 350, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 600 माइनस 350 यानी 250 मीटर। x हमने क्या माना था? प्लेटफॉर्म की लंबाई, और पूछा क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो
प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 250 मीटर। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 की पावर दे रखी है 68 इंटू 4 की पावर है 73 इंटू 15 की पावर है 101। पूछा है इकाई का अंक क्या है। देखो, जब इकाई का अंक एक 5 हो और उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जब इकाई का अंक हो कोई सम संख्या, ठीक है, तो क्या आएगा इकाई का अंक हमेशा 0। कैसे, मान लिया इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, मैंने कोई सम संख्या ली, जैसे मैंने 2 लिया तो कितना आ गया 10, यानी कि इकाई का अंक क्या है 0। अगर मैं इकाई का अंक 5 लेता हूँ, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 की, तो क्या आएगा 20, तो यहाँ पे भी 0। ऐसे ही मैं यानी 8 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 40, यहाँ भी 0। यानी कि कहने का मतलब है कि जब इकाई का अंक 5 हो और जब उसको इवन यानी कि सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 0। और जब 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है 0। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। और दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा 1 रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 4 है, इसकी पावर 73 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 73 को 4 से डिवाइड, कितने हो जाएगा 4 एकम 4 33, 4 8 32, यानी कि क्या बच गया 4 की पावर 1 इंटू यहाँ पे है 5 की पावर है 101, है ना। अब 101 को फिर से 4 से डिवाइड करूँगा, कितने हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ पे बच गई 5 की पावर 1। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौका 20, 20 इंटू 20, यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया 0। यानी कि आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप सीधा यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो इनकी मल्टीप्लाई होकर इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 6 साल पहले एक माँ की उम्र बेटी की उम्र से 6 गुना थी। वर्तमान से 3 साल बाद बेटी की उम्र अपनी माँ की उम्र की 1/3 होगी। वर्तमान में माँ की उम्र क्या है। मैं मान लेता हूँ ये माँ है और ये है बेटी, ठीक है। अब 6 साल पहले की दे रखी है, क्या दे रखी है कि 6 साल पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र से 6 गुना थी। यानी कि जब मैं 6 साल पहले की बात करूं, ठीक है, तो अगर माँ की उम्र 6 थी तो बेटी की कितनी थी 1, ठीक है। अब बोल रहा है वर्तमान से 3 साल बाद, यानी कि आज से 3 साल बाद बेटी की उम्र अपनी माँ की उम्र की 1/3 होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3 साल बाद की, वर्तमान से 3 साल बाद की। ये तो थी वर्तमान से 6 साल पहले की। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान से 3 साल बाद की। इसका रेशियो दे रखा है 3:1, यानी कि 3 साल बाद क्या होगी 1/3, यानी कि माँ की उम्र यदि 3 होगी तो बेटी की 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डिफरेंस को सेम करते हैं। डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कितना डिफरेंस है 2, यहाँ मैंने देखा 5, है ना। तो इस टोटल को मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, इस टोटल को करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, क्रॉस कर देते हैं ना। यहाँ पे क्या आ गया 12:2, यहाँ पे क्या आ गया 15:5, ठीक है। अब डिफरेंस सेम हो गया, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है। ये तो थी, ये जो ऊपर वाला है ये तो था 6 साल पहले का, और जो नीचे वाला है ये है 3 साल बाद का। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, गैप कितना हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 है, लेकिन कितना है एक्चुअल में 6 और 3 9, तो एक कितना हो गया 3। और अगर मैं 6 साल पहले की आयु निकालूँ उनकी, तो क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, 6 साल पहले की हो गई 12 3 36, और ये हो गई 3 दूनी 6, यानी कि 6 साल पहले माँ थी 36 साल की और बेटी थी 6 साल की। लेकिन पूछा क्या है वर्तमान में, वर्तमान कब होगा जब 6 साल पहले की थी। अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो वर्तमान हो जाएगा, तो मैं इधर भी ऐड कर देता हूँ, इधर भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया 42, यहाँ आ गया 12, यानी कि वर्तमान में माँ की उम्र कितनी थी 42 और बेटी की कितनी है 12। पूछा क्या है वर्तमान में माँ की उम्र, तो माँ की उम्र आ गई यहाँ से 42 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है P भाग Q बराबर है 4/5 के। R का मान Q से 20% अधिक है और 2R इज इक्वल टू दे रखा है 3S। तो P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है हमें यहाँ पे P भाग Q है बराबर 4/5 के। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसको P बाई Q बराबर है 4/5। ठीक है, अगर P की वैल्यू 4 है तो Q की वैल्यू कितनी है? 5 है ना। और बोल रहा है यहाँ पे R का मान Q से 20% अधिक है, यानी मैं अगर Q को 5 मान लेता हूँ तो R कितना होगा हमारे पास? इससे 20% अधिक, यानी कि 100। 0 से 0, ये 6 पे, ये 5 पे, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया यहाँ पे? 6। अगर P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 5 है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। आगे क्या दे रखा है? और 2R दे रखा है 3S के। R की वैल्यू आ गई ये दे रखा है 2R बराबर 3S। तो R की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्या होगा? गुना 6 बराबर 3S। और S क्या आ गया यहाँ से? 2 इंटू 6/3, यानी कि 2। S आ गया 4। ठीक है, हमें P की निकल गई, P की है 4, Q की आ गई 5, R की आ गई 6 और S की आ गई 4। पूछा क्या है? इनका रेशियो, यानी कि P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S क्या होगा? P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 5, R की वैल्यू है 6, तो S की वैल्यू है 4। यही हमारा आंसर है, 4:5:6:4, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हामिद, साहिल और गणेश के वेतन का समानुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 908 रुपये अधिक मिलते हैं तो साहिल का वेतन क्या है? 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, हामिद, साहिल और गणेश। ठीक है, ये मैंने हामिद मान लिया, ये मैंने साहिल मान लिया और ये मान लिया गणेश। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है, 5:7। इनके वेतन का रेशियो क्या है? 3:5:7। ठीक है, अब बोल रहा है यदि गणेश को हामिद से 908 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो, अगर मैं हामिद की वैल्यू 3 मान रहा हूँ तो गणेश की कितनी है? 7। तो गणेश की वैल्यू हामिद से कितनी अधिक है? यहाँ पे 4 है ना। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है? यदि गणेश को हामिद से 908 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 4 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 908 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 908/4। ठीक है, अब पूछ रहा है तो साहिल का वेतन क्या है? साहिल का वेतन हमने क्या मान रखा है? 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब इसको काट दो, 4 दूना 8, 1, 4 दूना 8, 4 7 28। इसको करेंगे 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसको 227 गुना 10/2 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से सीधा हो जाएगा 1 1 3 5, यानी कि 1135। तो साहिल का वेतन क्या है? 1135। ठीक है, किसी का भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि जब 908/4 था, अगर वो हमसे हामिद का पूछ लेता तो मैं यहाँ 3 कर देता मल्टीप्लाई में, गणेश का पूछ लेता तो यहाँ क्या कर देता? यहाँ पे मैं कर देता 7। ठीक है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, 1135। अगला क्वेश्चन है डेविड ने 2 घड़ियाँ एक ही भाव में खरीदी। वह एक को 1000 रुपये में बेचकर 25% का मुनाफा कमाता है। यदि वह सब मिलाकर 20% मुनाफा कमाता है तो उसने दूसरी घड़ी को कितने रुपए में बेचा? ठीक है, बोल रहा है कि डेविड ने 2 घड़ियाँ एक ही भाव में खरीदी। ठीक है, तो खरीदना का मतलब क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि जो उसने परचेज की। तो क्रय मूल्य मैं मान लेता हूँ कि x रुपये में उसने एक घड़ी को खरीदा। ठीक है, एक घड़ी का क्रय मूल्य मैंने मान लिया x रुपये, दोनों को सेम में खरीदा, तो दूसरी घड़ी का भी कितना होगा? x रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है ये वह एक को ₹1000 में बेचकर 25% का मुनाफा कमाता है। जब लाभ की बात हम करें तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इज इक्वल टू लाभ प्रतिशत, यही होता है ना। तो विक्रय मूल्य तो उसने दे रखा है 1000, है ना,
और लाभ दे रखा है 25%। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें क्रय मूल्य क्या माना था मैंने, एक्स। इसको लाभ कितना हो रहा है 25, तो यानी कि 125 किसके बराबर है, 1000 के। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1000 इंटू 100/125, 25 चौका 100, 55 125, कितने हो गया 200। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 800 रुपये, है ना। मतलब है कि जब उसने 1000 रुपये में घड़ी को बेचा और 25% का मुनाफा कमाया, तो उसका क्रय मूल्य क्या था 800 रुपये। यानी कि उसने कितने रुपए में घड़ी को खरीदा था, 800 रुपये में। जब पहली घड़ी को 800 रुपये में खरीदा था, तो दूसरी घड़ी को कितने में खरीदा था, 800 में, क्योंकि बोल रखा है कि भाव एक ही भाव में खरीदी। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया 1600, यानी कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या हो गया 1600 रुपये। और बोल रहा है यदि वह सब मिलाकर 20% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो 1600 के ऊपर 20% का मुनाफा कमाने के लिए क्या करेगा, 120/100। ठीक है, अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 0, 16 दूनी 32, 3, 16 एकम 16 और 3 19, 1920। यानी कि जब उसने टोटल 20% का मुनाफा कमाया, तो उसने दोनों घड़ियों को कितने में बेचा, टोटल 1920 रुपये में। और पहली घड़ी का विक्रय मूल्य दे रखा है उसने 1000 रुपये, तो इसमें से 1000 हम घटा देंगे, कितना बच गया 920। ये क्या आ गया, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, यही हमसे पूछा था। तो उसने दूसरी घड़ी को कितने रुपए में बेचा, यानी कि उसने दूसरी घड़ी को 920 रुपये में बेचा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के 4/5 का 75% 54 है, तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या दे रखी है, कोई भी, मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने संख्या मान ली x के 4/5 का 75%। 75% की वैल्यू 3/4 होती है। अगर नहीं पता तो क्या करते हम, बटे 100 बराबर 54, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से क्या हो गया 4 कैंसिल, यानी कि 3x/5 बराबर क्या है 54। और x की वैल्यू क्या आ गई 54 इंटू में 5/3, ये इधर आके चेंज हो जाएगा, कितने हो जाएगा ये 3 एकम 3, 3 8 24। और x की वैल्यू क्या आ गई 18 पंजो 90, यानी कि वो संख्या क्या थी 90। यानी कि 90 के 4/5 का 75% 54 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और उनका अंतर 16 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, महत्तम समापवर्तक भी 16 दे रखा है और अंतर भी 16 दे रखा है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है, मैंने ऑप्शन उठाए। देखो, सबसे पहले तो देखना है उन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर होना चाहिए 16 का। मैंने देखा इन दोनों के बीच में कितना है अंतर 16 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना है 16 का, इन दोनों के बीच में कितना है 20 का, और इन दोनों के बीच में कितना है 24 का। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए एलिमिनेट, क्योंकि जब अंतर 16 होना चाहिए, यहाँ पे तो 20 और 24 है, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हमारा आंसर। ठीक है, बचे ये दो। ठीक है, यानी कि 64 80 और 72 88, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, मैंने उठाया ये। अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है 16, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होना चाहिए 16। 16 का मतलब क्या आ गया कि ये दोनों 16 से डिविजिबल होंगी, है ना। तो मैंने देखा 16 चौका 64 पूरा पूरा जा रहा है, 16 पंजो 80 पूरा पूरा जा रहा है, तो यह संख्या मस्ट भी, यह ज़रूर होगी। तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो मैं इसको क्या करूँगा, 16 से डिवाइड, कितने में जा रहा है 16 पंजो 70, 16 चौक 64, 16 पंजो 80, है ना। 16 पंजो 80 ये 72 जा नहीं रहा, ये 16 पंजो 80 ये भी नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया कैंसिल।
तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमें 5 वर्ग दे रखे हैं और उन 5 वर्गों का परिमाप दे रखा है ये, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 4a। ए क्या है हमारे पास, भुजा, ठीक है। यानी कि मैं इसको a1 मान लेता हूँ। a1 का परिमाप दे रखा हमें 24, तो a1 क्या हो जाएगा, 24/4 यानी कि 6। a1 क्या आ गया, 6, यानी कि a1 की जो भुजा है वो आ गई हमारे पास 6। इसी तरह मैं निकाल लूँगा a2 मान लेता हूँ मैं 32/4, ये हो जाएगा 32/4, कितना आ गया, 8। a2 हमारे पास क्या आ गया, 8। इसी तरह से a3 क्या हो जाएगा, 40/4 यानी कि 10, यह हमारे पास आ गया a3। a4 क्या हो जाएगा, a4 आ जाएगा 80/4 यानी कि 20। और a5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 100/4 यानी कि 25। ये हमारे पास आ गया पहले वर्ग की भुजा 6, दूसरे वर्ग की भुजा 8, तीसरे वर्ग की भुजा 10, चौथे वर्ग की भुजा 20 और पांचवें वर्ग की भुजा है 25। अब बोल रहा है एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब इन सभी की भुजा हमें पता है तो हम इनका वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग कैसे होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी कि भुजा इंटू भुजा। भुजा है हमारे पास 6, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर कितना हो गया, 36। a2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। a3 स्क्वायर क्या हो गया, a3 स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। a4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का 400। और a5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, है ना। तो इन सभी का आ गया, क्या आ गया, क्षेत्रफल। और निकालना क्या है, एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है हमें जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि इनके उसका क्षेत्रफल क्या है, इनके वर्ग इनके क्षेत्रफल के बराबर। 36 + 64 + 100 + 400 + 625। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। 36 और 64 कितना हो गया, 100 ये है, 400 ये है, 625 यानी कि 100 और 100 200, 200 और 400 600, 600 और 625 1200 1225, ठीक है। ये क्या आ गया, इन सभी का सम, क्षेत्रफल का सम आ गया, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है इनका सम, ये क्या दे रखा है, अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और मैं इसको a मान लेता हूँ, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वर्ग का उसको मैं मान लेता हूँ a1 स्क्वायर, कितना दे रखा है, 1225 के बराबर। तो क्या आ जाएगा, a1 क्या आ गया, 35, क्योंकि 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का, है ना। यानी कि a1 क्या आ गया, 35। उस बड़े वर्ग का जो भुजा है वो क्या आ गई, 35। और पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 × a क्या है, 35, 35 × 4 यानी कि 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 यानी कि 140 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास, परिमाप आ गया हमारे पास उसका। देखो इसको हम फिर से करते हैं एक बार। क्या दे रखा है हमें, 5 वर्गों का परिमाप दे रखा है और वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है। परिमाप दे रखा है, जैसे पहले वर्ग का परिमाप दे रखा है 24 4a यानी कि a कितना आ गया, 6। a1 मान लेता हूँ मैं, 6 आ गया ना। पहले की भुजा, a का मतलब है भुजा, उसकी भुजा कितनी आ गई पहले की, 6।
इसी तरह से दूसरे की कितनी आ जाएगी, दूसरे की 32 है, उसको मैं 4a2 के बराबर कर देता हूँ। a2 कितना आ गया 8। इसी तरह से मैंने निकाला a3, a3 क्या हो जाएगा 40/4 यानी कि 10। a4 कितना हो जाएगा 80/4 यानी कि 20। और a5 क्या आ जाएगा यहाँ पे 100/4 यानी कि 25। ये आ गया ना। यानी कि अब क्या बोल रहा है कि एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब भुजा तो हमारे पास आ गई सभी वर्ग की अलग अलग, है ना। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा इंटू भुजा। तो जब एक वन का जब क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो भुजा इंटू भुजा यानी कि 36 आ गया। a2 कितना आ जाएगा, a2 है हमारे पास 8, इसका स्क्वायर। a3 कितना आ जाएगा, a3 आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर यानी 100। a4 आ गया हमारे पास 20 का स्क्वायर 400। और a5 आ गया हमारे पास, a5 आ गया हमारे पास 25 का स्क्वायर यानी कि 625। अब बोल रहा है कि उस जो अन्य वर्ग है उसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वर्गों का क्षेत्रफल तो आ गया, लेकिन इनके योग के बराबर क्या है, उस अन्य वर्ग का क्षेत्रफल। तो इनको हम ऐड कर देंगे 36 + 64 + 100 + 400 प्लस का 625। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया उस बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है। अब देखो 36 और 64 100, 100 और 100 200, 200 और 400 600, 600 और 625 कितने हो गए 1225। यानी कि a1 का स्क्वायर कितना आ गया 1225। और अगर मुझे इसकी भुजा निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, a1 यानी कि इसका स्क्वायर रूट। 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 1225 होता है 35 का। यानी कि उस वर्ग की भुजा क्या आ गई हमारे पास 35 आ गई। और पूछा है उसने उस वर्ग का परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a। यानी कि a हमारे पास 35 है तो इसको हम कर देंगे इंटू 4 यानी कि 140 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया है xy बराबर 50 तथा x - y बराबर 43। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। xy है हमारे पास 50 और x - y है 43। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ ना मैं। तो जब मैं x - y का स्क्वायर करूँगा बराबर 43 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, है ना। इसका फॉर्मूला होता है बराबर 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 का होता है 7 × 7 = 49 और 25 से 7 गया 18। ये आ गया किसका 43 का। अब एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 50, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, यानी ये तो हमें निकालना है। मैं इसको एज इट इज रखूँगा माइनस का 2 एक्स वाई कितना है 50, ये हो गया 50, ये हो गया 1849। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 100 बराबर 1849। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऐड, तो कितना हो गया 1949। यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी इसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आ गई 1949। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 900 रुपये है। राशि ज्ञात करो। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम ट्री डायग्राम से। मैंने 2 साल का ट्री डायग्राम बनाया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2 साल का ट्री डायग्राम। तो हम ट्री डायग्राम कैसे करते हैं, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, वो अंतर कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। अब दर दे रखी है कितनी 12%, यानी कि 12%।
यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू रही होगी, उसका 12% किसके बराबर आया होगा? 900 के। यानी कि अगर मैं x का 12% निकालता हूँ वो बराबर है 900 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 900 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। 12 से करेंगे 12 7 84, 6 12 5 60, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7500। तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 7500। पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, तो इधर भी 7500। अब ये भी किसी का 12% रहा होगा, है ना, तो यहाँ भी कोई वैल्यू रही होगी। यहाँ मैं y मान लेता हूँ, y का 12% किसके बराबर रहा होगा? 7500 के। तो y कितनी आ जाएगी यहाँ से? 7500 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। इसको काट दो, 12 72, बच गया 3, 12 दूनी 24, 6 12 पंजू 60, यानी कि कितना आ गया? 62,500। ये क्या आ गया? 62,500। और ये होता क्या है हमारे पास? ये होता है मूलधन। तो पूछा क्या है? राशि यानी मूलधन। तो मूलधन क्या आ गया? 62,500, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो छूट क्या होगी? देखो, एक होता है हमारे पास अंकित मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य है हमारे पास 100। ठीक है, मैंने मान लिया क्रय मूल्य, मान लिया मैंने 100। अब बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। यानी कि लागत मूल्य क्या है हमारे पास? 100। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? कितना अधिक है? 60, यानी कि अंकित मूल्य हो गया हमारे पास 60, 160 हो गया। अब बोल रहा है यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो छूट क्या होगी? लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य जब हमारे पास 100 है और जब वस्तु पर लाभ हो रहा है 120%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास? विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। तभी तो 20% लाभ होगा ना, यानी कि 20 का लाभ हो रहा है इसे। अब पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगा, यानी कि उसने 100 रुपये में वस्तु को खरीदा। एक वस्तु थी जिसका अंकित मूल्य था 160 रुपये, उसने खरीदा 100 रुपये में और बेचा उसको 120 रुपये में, है ना। अब पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत क्या थी, तो उसने उसको पर कितनी प्रतिशत छूट दी? तो छूट कितनी है यहाँ पे? 40 की, है ना। तो छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100। कितने पे कटेगा? 4 पे। ये कितने पे? 25 पे, यानी कि 25%। राइट आंसर आ गया हमारे पास। तो छूट कितनी है उस पर? 25% की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस फिर से ब्रैकेट भाग में 1 माइनस 2। इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं v बोर्ड मास, है ना। कैसे करेंगे इसको? 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 भाग 1, तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो 2/1 माइनस 2। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ आएगा, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे? 10 6 माइनस 4, अब 2/1 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0, है ना। अब क्या हो जाएगा? 10 6 माइनस 4 माइनस 0 मतलब 0, तो ये हो गया 10 माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2, और क्या हो गया? 10 माइनस 2 बराबर 8। ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 0.6 और 0.6% के बीच में क्या अंतर है? संख्या दे रखी है हमें 0.6, है ना, और बोल रहा है 0.6% में क्या अंतर है। जब हम प्रतिशत हटाते हैं किसी चीज़ का तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100, है ना। अब स्कोर में क्या लिख सकता हूँ? 0.006 लिख सकता हूँ,
पहले क्या था 0.6 और अब क्या हो गया 0.6% का मतलब 0.006। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, यानी कि 0.6 माइनस का 0.006। अंतर क्या लेंगे 0.6, 1 2 लगा दूंगा, 0.006 डिफरेंस इसका करना है। यहाँ से बच गया 4, ये 9, ये 5.0, ये आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।